Good morning, students. Myself Karan Singh, IIT Grades, SIR NET, AIF40. You are most welcome in our channel Chemical Guru. Dear students, अभी इस समय वैसे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का CSC बोर्ड के आपके सब्जेक्ट्स साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। मैं अभी क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका फिजिक्स का था, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था और मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया है, जिसमें से हमने इसके पार्ट 8 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 9 और न्यूमेरिकल्स चल रहे थे जो पेज नंबर 118 पर ये आपको NCERT में गिवन है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द रेजिस्टेंस 20 ओम। मुझे आपको देखो कि कंडीशंस क्या क्या गिवन है। मैं बात कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक आयरन की, इलेक्ट्रिक आयरन जिसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम, 20 ओम रेजिस्टेंस है। जो आपका गिवन कंडीशंस हो उनको थोड़ा सा टिक आउट कर लिया करो। इसके बाद करंट जो आपको गिवन है, यानी कि आई की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर का करंट गिवन है। एंड कैलकुलेट द हीट डेवलप, और आपको निकालना क्या है, हीट फाइंड आउट करनी है इन 30 सेकेंड, टाइम आपको गिवन है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो ये सारी कंडीशंस हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे तो आपको लिख लेना चाहिए अलग करके, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आप लिख लेंगे जब भी आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आप लिख दिया करना कि I इक्वल टू दिस एंड R इक्वल टू दिस एंड दिस, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो देखो H इक्वल टू I की वैल्यू तो करंट कितना दे रखे हैं, 5 एम्पियर है, तो 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे। रेजिस्टेंस आपका है 20 ओम इंटू 20 ओम, 20 ले लो इंटू ओम में गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम 30 सेकंड है, अगर ये सेकंड में ना गिवन होता तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। तो 5 भाग कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 20 इंटू 30, तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6 होएगा, तो हम कहेंगे 25 इंटू 6 और यहाँ डबल जीरो इक्वल टू, थोड़ा और सॉल्व कर दो, 25 6 जा 150 और 2 जीरो पहले से हैं, तो ये हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 15,000 जूल, इतनी हीट इसने प्रोड्यूस की। तो यहाँ से आप बहुत सी इजीली इसकी हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो अभी तो इसमें आपसे हीट पूछी है, ठीक है, और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे हीट गिवन हो और कुछ और कंडीशंस पूछ दे, रेजिस्टेंस पूछ दे, टेम्परेचर पूछ दे, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बता दें, जिससे कि एक बात सोचो, टंगस्टन का नाम सुना है आपने? टंगस्टन, टंगस्टन एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का यूज जो है ना, बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, और बल्ब का जो फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका रीजन है कि टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। कितना होता है? तो हम बताएंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और एक और कुछ खास बात बता दें, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो बल्ब होता है ना, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको बता दें जनरली बल्ब के अंदर जो है वो आर्गन गैस भरी जाती है। इसके अलावा आप कोई भी जो इनएक्टिव है ना, नॉन रिएक्टिव गैस है, उसको फिलअप कर सकते हैं। वैसे मोस्टली आर्गन को फिलअप किया जाता है बल्ब के अंदर, और इसमें नाइट्रोजन को भी आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी भी नॉन रिएक्टिव गैस है ऐसा। अब नाइट्रोजन तो हालांकि अगर देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव क्यों है। वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, जो इनर्ट गैसेस हैं वो आपको ग्रुप 18 एलिमेंट्स के इनर्ट गैसेस होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आपने ये पढ़े होंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 18 की ये गैसेस हैं, और ये जो है कैसी होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, यानी इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं। बट इसको भी हम इसमें फिलअप कर सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं करता। इसका रीजन है क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस बनती है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और
ट्रिपल बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ये किसी से जनरली रिएक्शन नहीं करती। इसीलिए आपने एक बात और देखा होगा कि जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है। जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, नमकीन के पैकेट्स होते हैं, आपने देखा होगा घरों में जब चिप्स खोलते हैं तो इतनी सी नमकीन निकलती है, थोड़ी सी पैकेट एकदम फूला सा बहुत बड़ा सा रहता है। तो उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर ये गैस भरी होती है, नॉन रिएक्टिव गैस है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। तो ये तो था इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने अलग से डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पावर को मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि पावर क्या है। ठीक है, अगला इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पावर। पावर क्या है? तो पावर को देखो हम डिफाइन करेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क करने की रेट है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसी को हम लोग जो क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। या फिर एक अनदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन और है, देखना और करके लिख सकते हो कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। ये डिसिपेटेड आपको कौन समझ में आ रहा होगा, इसके स्थान पर एक वर्ड और दूसरा लिख सकते हैं, कंज्यूम्ड, है ना, कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ये ऐसा होता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर, तो इसको भी हम लोग पावर कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कह देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये तो हो गई पावर की डेफिनेशन। याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पावर क्या है। सिंपली पावर पूछा जाएगा कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। और इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे कि द रेट एट विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक पावर का वैसे सिंपली अगर कहा जाए पावर क्या है, तो आप कहेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। ठीक है, फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन डिफाइन करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और जब आपसे कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर में आप कहेंगे कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, यानी कि कंज्यूम होती है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पावर का फार्मूला क्या है। पावर का फार्मूला P इक्वल टू वी आई, इसका एक मेन फार्मूला होता है पावर, या याद रखना हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। और एक बात देखो, सिंस हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, बोलो, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ चुके हैं, तो यहाँ V की प्लेस पे मैं आई आर लिख सकता हूँ। तो देखो P इक्वल टू, जब V के प्लेस पे आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आई स्क्वायर आर। तो ये भी एक पावर का दूसरा फार्मूला यहीं से बन जाता है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, I इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं, बोलो, I इक्वल टू वी अपॉन आर। या फिर मैं ऐसा भी कहूँ कि जहाँ आई स्क्वायर है वहां पर जो है वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी आप पुटअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो P इक्वल टू देखो यहाँ से बन जाएगा हमारा, आई स्क्वायर की जगह लिख दो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो देखो आर से आर एक तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक सिंगल आर बचेगा, तो ये इंप्लाइज कर जाएगा यहाँ से P इक्वल टू, यहाँ से होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक पावर के लिए फार्मूला यूज होता है। तो ये फार्मूला अपना नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, वीडियो बन रहा है क्योंकि देखो इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि जो पावर है ना, पावर का जो जनरली एसआई यूनिट की अगर बात की जाए कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट जो पावर की होती है क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। इस बात को याद रखना, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और एक बार और याद रखना कि 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। ये कन्वर्जन जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें जरूरत पड़ती आ जाता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ। हमने कहा है कि
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, जो सोर्स है 220 वोल्ट है। द करंट इज 0.50 एम्पियर, करंट आपको दे रखा है 0.50 एम्पियर। आपको निकालनी क्या है, पावर। ओके, तो पावर के मैंने आपको तीन फार्मूले बताए थे, ठीक है। एक तो हमने P इक्वल टू वी आई बताया था, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 3 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको आप लगाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा देखो P इक्वल टू वी आई, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो लिख लिया करना है ना, I इक्वल टू दिस एंड V इक्वल टू दिस, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। तो P इक्वल टू वी आई और V की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट इनटू करंट देखो 0.50 एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 22 5 या कितना होता है 110 होता है, और यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। ये हमारा कितना आ गया जूल, ये हमारा वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा आएगा पावर जो आएगी ये वाट में आएगी, ठीक है, किस में आ जाएगी, ये पावर वाट। तो देखा कुछ भी नहीं था न्यूमेरिकल में, इस टाइप से भी आ जाता है कभी कभी। अब देखो इसके बाद यहाँ मैं एक बात करूँ, जैसे मैंने अभी कहा था पावर है ना, पावर की ऐसा यूनिट जब मैंने बात की तो पावर की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताई कि ये थी आपकी ऐसा यूनिट ऑफ पावर थी वाट, राइट। बट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग घरों में यूज करते हैं वो तो वाट में नहीं आती है। आपने देखा होगा कि जब भी बिजली का बिल आता है, बोले आपने 50 यूनिट यूज किए है ना, आपने 100 यूनिट यूज किए, आपका जो बिजली का बिल आता है ना वो यूनिट के हिसाब से आता है, ये तो आता है। तो अब ये यूनिट क्या है ना, तो यूनिट हम आज आपको बता दें कि यूनिट क्या है। बिजली का बिल आता है, जो भी आप जो एनर्जी खर्च करते हैं घर में, ठीक है, तो वो यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैं बता देता हूँ, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, ध्यान रखना, किलोवाट आवर, ठीक है, ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है ये कॉमर्शियल यूनिट होती है। और एक बात याद रखना कि जो हम लोग कहते हैं ना हमारे में यहाँ कितना 10 यूनिट आए, हमारे 20 यूनिट आए, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। इसी को मतलब कहते हैं जो 1 किलोवाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, किलोवाट आवर का है, इसको हम कह देंगे 1 यूनिट। सेम दोनों एक ही चीज है, 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। तो अब मैं देख लो कि 1 किलोवाट आवर आखिर है क्या, है ना। मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर है क्या। देखो तो मैं डिफाइन ही करवा देता हूं सीधा सीधा। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी used by an appliance having the power of 1 kilowatt is used for 1 hour, it is called the 1 kilowatt hour. Listen once again, क्या हमने कहा है कि the amount of electrical energy used by an appliance, कोई एक appliance है उसके द्वारा जो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है और उस एप्लायंस की पावर 1 किलोवाट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस ने 1 आवर में जितनी एनर्जी कंज्यूम की उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और जो हमने डिवाइस लिया था उसकी जो पावर थी वो कितनी थी, 1 किलोवाट थी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, the electrical energy consumed by, the electrical energy consumed by an appliance, by an appliance, appliance का मतलब कोई डिवाइस हो सकता है, ठीक है। the electrical energy consumed by an appliance, electrical energy consumed by an appliance having power
1 किलो वाट, उस एप्लियंस की पावर कितनी है 1 किलो वाट, हैविंग पावर 1 किलो वाट, ठीक है 1 किलो वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, और वो कितनी देर के लिए चलाया जाता है एप्लियंस 1 आवर के लिए। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर क्या है, डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। और एक बात और बता दें कि जो 1 किलो वाट आवर होता है, 1 किलो वाट आवर है ना, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी कि अगर आपको किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो ये भी चीज आप फार्मूला याद रख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब आप सोच रहे होंगे कि आया कैसे, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो 1 किलो वाट आवर है ना, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर की बात करें इक्वल टू, देखो 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट होते हैं, तो लिख दो आप 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट इनटू आवर। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बोलो, 1 आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60, ये इतने सेकंड हो गए। तो यहां से निकालेंगे तो 6 6 36 है, तो देखो 6 6 36 और ये कितनी 50 हो जाएगी 36 इंटू 10⁻5। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, देखना वाट और सेकंड, और वाट सेकंड को हम लोग जूल भी कह सकते हैं। तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इस तरह से इसकी एनर्जी हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो हमारा कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस ओके बन रहा है, तो एक मिनट देख लेता हूँ मैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ये हमारा प्रॉब्लम 12.13 है। एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, एक रेफ्रिजरेटर है और जिसकी जो पावर है वो 400 वाट है, राइट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। और ये जो रेफ्रिजरेटर है मीन्स आजकल अभी तो जैसे दिख रहा हो गर्मी का मौसम चल रहा है तो रेफ्रिजरेटर का काफ़ी यूज हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटर 1 डे में 8 आवर यूज किया जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट, आपसे पूछा गया है इसकी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर द 30 डेज। इट मीन्स हमने कहा है कि जब आपका क्या होता है कि 30 डेज यानी कि 1 मंथ के लिए आपने रेफ्रिजरेटर को यूज किया है और जो कॉस्ट है वो 3 रुपी पर किलोवाट आवर, आपको 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि बिजली का रेट जो है ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है कि 1 किलोवाट आवर के लिए आपको 3 रुपए देने पड़ते हैं। तो टोटल 1 मंथ में आपने कितनी बिजली खर्च की, कितने यूनिट खर्च कर लिया, मीन्स उसकी कॉस्ट क्या है। जो आपने 30 डेज में जो आपने बिजली जो यूज कर ली है, लाइट यूज की है, उसकी कॉस्ट क्या है, जबकि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट आपकी 3 रुपीज है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है चाहो तो टिक भी कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग टाइम निकाल लेते हैं कि टोटल टाइम कितना कितने टाइम के लिए हमारा रेफ्रिजरेटर चला। तो यहाँ से देखो मैं करता हूँ सबसे पहले टोटल ऑपरेटिंग टाइम हमारा जो कितना है, देखो 1 डे में कितना 8 आवर चलता है, सीधी सी बात है कि 1 डे में 8 आवर चलता है। तो कितने दिन चलना 30 डेज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 240 और ये आ जाएगा आवर। इट मीन्स जो हमने टोटल अगर बात करें कि 1 मंथ के अंदर हमने 240 आवर के लिए अपना रेफ्रिजरेटर मैंने यूज किया। ओके, अब देखो एक बात सोचो कि यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को भी क्या कहते हैं, यही आपका क्या होता है एनर्जी भी होती है। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा पावर इक्वल टू पी इक्वल टू ई अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम। और अगर हम एनर्जी निकालना चाहें तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू टी, एक नया फार्मूला बन गया। तो ध्यान से देखना, तो यहां से बनेगा हमारे पास ई इक्वल टू पी, पावर कितनी है ये जो आपका ई का मतलब यहाँ पर ये हम कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज। ठीक है,
टोटल 30 डेज में जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई वो कितनी हुई, P इंटू टी। तो देखो पावर कितनी है 400 वाट है, ओके 400 इंटू 400 वाट भी लिख सकते हो, 400 वाट इंटू, और टाइम कितना लगा ये हमने निकाल लिया 240 आवर है ना, मल्टीप्लाई कर दो इसका, कर लो जरा मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो कर लो, 3 तो 0 हो जाएंगे कंटिन्यू, 3 0, और 4 से करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 1 9, 96,000 वाट आवर है ना, 96,000 वाट आवर निकल के आया। वाट आवर अभी आया, मैं इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दूं। अभी हमने पहले बताया था कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, तो 1000 से सिर्फ डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 96 किलोवाट आवर के WH। 96 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 96 यूनिट आपने खर्च कर लिए। अब 96 किलोवाट आवर आ गया तो अब तो आराम से निकाल सकते हो, सिंस हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है 3 रुपए है, ठीक है 3 रुपीज है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितने की निकालेंगे हम 96 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 96 में, तो देखो 3 6 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 6 जा 18, और यहाँ से 3 9 जा 27 और 128, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 288 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे 1 मंथ के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं इसको आज यहीं रखता हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूँगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उसमें फिर आपको समझ में नहीं आता है। इससे पहले आप पहले वाले वीडियो कंप्लीटली देख लें, ताकि आपका क्या होगा कि थोड़ा सिस्टमैटिक वे में नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।